आपके यहाँ पे आपने एक प्लॉट लिया, वहाँ पे रहने लगे, पता लगता है बराबर वाले से बराबर एक जमीन खाली पड़ी है, उसके बराबर में किसी ने प्लॉट लिया, नाली है नहीं, सीवर लाइन है नहीं, और आपने तो अपना जो जो सारा का सारा सीवर था उसे स्टोर करा और बाहर निकाला, मगर उसने एक डायरेक्ट, क्योंकि खाली प्लॉट पड़ा था तो उसने क्या करा कि एक नाली बाहर की तरफ निकाल दी और उस प्लॉट पे जाके सारा गंदगी हो रहा है। तो क्योंकि वो गंदगी कर रहा है तो उसे तो वो हजम है, ठीक है, वो कहता है कि मैं उस तरफ देखूंगा ही नहीं, मगर आप उसके चक्कर में, क्योंकि वो गंदगी कर रहा है, आप भी सफर कर रहे हैं। रेजिडेंस है, 10 प्लॉट बने हुए हैं वहाँ पे, 10 फ्लैट बने, और उसमें 4 लोग तो अपने रह रहे हैं और 6 लोग बाकी के, वो कोई तेजाब बना रहा है, कोई अचार बना रहा है, कोई प्रोडक्ट बना रहा है, ठीक है, कोई लोहा लक्कड़ का काम कर रहा है, तो वो फिर रेजिडेंशियल काम नहीं कर रहे, वो वहाँ पे रह नहीं रहे, फिर वो कमर्शियल काम कर रहे हैं। और उससे हो क्या रहा है कि आपकी नॉइज जनरेट हो रही है जबरदस्त, रात को ठक 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 होती है। कि एक गांव है, उसके 5 किलोमीटर के अंदर अंदर 3-4 फैक्ट्री लगी हुई है और वहाँ से धुआं उठ रहा है, तो और पता लगता है कि वो फैक्ट्री टोटली इलीगल चल रही है। तो ऐसे में जो अगल बगल के किसान हैं उनकी भूमि मारी जाती है कि उनका जो पानी है खेत का वो दूसरे में डाल देते हैं, या फिर वो जो मान लीजिए उसने गन्ना फैक्ट्री लगा दी या कोई ऐसी फैक्ट्री लगा दी जो इलीगल लग जाती हैं, तो उससे जो फ्लाई ऐश है, जो ऐश है, जो धुएं के साथ साथ जो एक छोटे छोटे से कण निकलते हैं, वो उनकी फसलों को बर्बाद करे जा रहे हैं, ठीक है, क्योंकि हमारे देश में सब चीज़ एक ऑल इज वेल का जो कंसेप्ट है वो हर जगह अपना लिया जाता है कि उसको ये लगता है मैं सही तो कर रहा हूँ, और कहीं दिक्कत आती है तो आज के समय में सबसे बढ़िया है वो पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड में फ़ोन करेगा, पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड वाले विटामिन एम ले लेंगे। विटामिन एम एक ऐसा विटामिन है जिसके बाद कुछ होता ही नहीं। विटामिन एम का मतलब पैसा की बात हो रही है। नमस्कार, मेरा नाम है प्लोसी, आप देख रहे हैं लीगल रिपोर्टर। हर एक आम आदमी की एक ही सोच और समझ होती है कि उसे 3 चीजें जो महत्वपूर्ण है, यानी कि हवा स्वच्छ मिले, पानी साफ मिले, और तीसरा ध्वनि, यानी कि ध्वनि प्रदूषण कम हो। और यही 3 चाहत के लिए नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल बनाया गया था। पर्यावरण को सुरक्षित रखना, पानी बेहतर करना, वन्य जीवन ठीक करना, इस तरह के कई काम नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल करते हैं, जो कि आम आदमी से जुड़ा हुआ मुद्दा है। और इसी पर हमारे साथ बातचीत करने के लिए गौरव बंसल साहब जुड़ गए हैं। करीब 2 दशक से आपकी वकालत है। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल में बड़े मैटर किए हैं, बड़े एनवायरमेंट के मैटर किए हैं। मेंटल हेल्थ को लेकर आपने सुप्रीम कोर्ट में एक पिटीशन करी थी, जिसमें बहुत सुप्रीम कोर्ट के बेहतर आदेश आए। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल में तमाम जो वन पर्यावरण है, जीवों को बचाना, शेरों को बचाना जैसे बड़े काम किए, और एनजीटी के माध्यम से आम आदमी की आवाज भी बने। तो गौरव सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है लीगल रिपोर्टर में। मुझे ये बताइए, एक तो मैं थोड़ा सा समझना, आम आदमी भी समझना चाहेगा, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल का ये स्कोप क्या है, कैसे काम करता है, कैसे एक आम आदमी को नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल राहत देता है? गौरव जी, देखिए, एनजीटी का जो पूरा का पूरा उद्देश्य था बनाने का जी, वो ये था कि हमारे यहाँ पे, क्योंकि अगर किसी को कोई ग्रीवियांस है, मान लीजिए किसी को कोई परेशानी है, और खासकर उसकी परेशानी इस तरीके की है कि वो पर्यावरण से रिलेटेड है, तो उसके पास एक ही चीज़ था कि वो हाई कोर्ट जाए या सुप्रीम कोर्ट जाए। अब ये महसूस करा गया कुछ टाइम बाद पार्लियामेंट में भी, और सरकारों ने भी इस पे काम करा कि भाई पहले से ही ओवरबर्डन्ड है हमारी हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट, तो उन्होंने कहा कि भाई एक ऐसा फोरम होना चाहिए। और फिर एक और बात थी कि कई बार हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट बेबस हो जाती थी, और उसका रीज़न ये था कि वहाँ पे एक्सपर्ट्स नहीं होते थे। तो जो आप अगर पानी की बात करें, या वाटर, एयर या साउंड, तो इन 3 चीज़ों से रिलेटेड अपने एक्सपर्ट्स हैं देश में जो काम कर रहे हैं नेशनल लेवल पे और इंटरनेशनल लेवल पे भी। तो एक बड़ा ही सरकार ने ये महसूस करा है, या देश ने उस टाइम पे महसूस करा कि एक ज़रूरत है कि एक समावेश हो जिसमें एक्सपर्ट भी रहें और जुडिशरी भी रहे। तो ये जो सोच थी कि कैसे लोगों को जल्दी से जल्दी एक तो न्याय मिले इन चीज़ों में, जो आपके हवा के मुद्दे हैं, पानी के मुद्दे हैं, या ध्वनि से रिलेटेड मुद्दा है, या वन्य जीव से रिलेटेड मुद्दा है, या फॉरेस्ट है, एनवायरनमेंट है, फ्लोरा एंड फौना है, तो एक बहुत लंबी, अगर जितना अंदर चलते जाएंगे उतना ही बहुत बड़ा एक मतलब बहुत बड़ा स्कोप है। करेक्ट। तो उन चीज़ों को कैसे जल्दी से सुनवाई हो, और कैसे एक्सपर्ट्स की ओपिनियन भी साथ रहे, क्योंकि जुडिशरी में जजेस लॉ पे काम करते हैं, उनका एक्सपर्ट ओपिनियन नहीं होता, वो
लेकिन एक आम आदमी की नज़र में जब वो प्रश्न आपसे कह रहा है, जिस समय वो इंटरव्यू ये देख रहा है, उस समय उसके दिमाग में प्रश्न आएगा कि साहब पानी गंदा हो रहा है तो ये हमारी जिम्मेदारी हो, तो जल बोर्ड की जिम्मेदारी है। हवा प्रदूषण ये तो देखने की सरकारों की जिम्मेदारी है। हमारा क्या पार्टिसिपेशन है इसमें? देखिए, मैं आपको बहुत अच्छे इसका बड़ा सिंपल तरीका जो आम आदमी इसको रिलेट कर लेगा। आपके यहाँ पे आपने एक प्लॉट लिया, वहाँ पे रहने लगे, पता लगता है बराबर वाले से बराबर एक जमीन खाली पड़ी है, उसके बराबर ने किसी ने प्लॉट लिया, नाली है नहीं, सीवर लाइन है नहीं, और आपने तो अपना जो सारा का सारा सीवर था उसे स्टोर करा और बाहर निकाला, मगर उसने एक डायरेक्ट, क्योंकि खाली प्लॉट पड़ा था तो उसने क्या करा कि एक नाली बाहर की तरफ निकाल दी और उस प्लॉट पे जाके सारा गंदगी हो रहा है। तो क्योंकि वो गंदगी कर रहा है तो उसे तो वो हजम है, ठीक है, वो कहता है कि मैं उस तरफ देखूंगा ही नहीं, मगर आप उसके चक्कर में, क्योंकि वो गंदगी कर रहा है, आप भी सफर कर रहे हैं। तो इस तरीके के जो मुद्दे हैं, ऐसे ही मान लीजिए कि जो आम आदमी से रिलेट कर पाया, क्योंकि हमारा जो पूरा फोकस है वो ये है कि आम आदमी क्या परेशानियां झेलता है। तो उसमें मान लीजिए कि कोई रेजिडेंस है, 10 प्लॉट बने हुए हैं, वहाँ पे 10 फ्लैट बने, और उसमें 4 लोग तो अपने रह रहे हैं और 6 लोग बाकी के, वो कोई तेज़ाब बना रहा है, कोई अचार बना रहा है, कोई प्रोडक्ट बना रहा है, ठीक है, कोई लोहा लक्कड़ का काम कर रहा है। तो वो फिर रेजिडेंशियल काम नहीं कर रहे, वो वहाँ पे रह नहीं रहे, फिर वो कमर्शियल काम कर रहे हैं। और उससे हो क्या रहा है कि आपकी नॉइज जनरेट हो रही है जबरदस्त, रात को ठक 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 होती रह रही है, फैक्ट्रियां चल रही हैं, आवाज हो रही है। करेक्ट। साथ में आपकी उसने चिमनी निकाल रखी है बहुत बड़ी सी, तो जिससे कि धुआं हो रहा है। उसने साथ में जो काम कर रहा है उससे वो पानी का यूज कर रहा है, पानी फिर उसने नाली के माध्यम से बाहर निकाला जिससे कि दुर्गंध आ रही है। तो ऐसे मुद्दे ये नहीं हो सकते कि आपका ग्राउंड वाटर ही पूरा तरह से खराब किए दे रहा है। तो आप एनजीटी की तरफ मूव करते हैं। हाँ, देखिए, बड़े शहरों में ये सब दिक्कतें होती हैं और बड़े शहरों में बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर होता है, लेकिन अगर छोटे कस्बों गांव की बातें करें तो जो समस्याएं आपने बताई और उनके निदान कम से कम एनजीटी कर रहा है, क्या वहां पर भी वो एप्लीकेबल होगा? छोटे शहरों गांव की भी अगर बात देखिए, हमारा जो देश है वो कानून से चलता है, और कानून जो है वो छोटे शहरों के लिए और बड़े शहरों के लिए बराबर है। करेक्ट। तो आप उस तरीके से तुलनात्मक नहीं हो सकते कि भाई छोटे शहरों में क्या ये नहीं लगेगा, ऑब्वियसली लगेगा, मगर छोटे शहरों की हो सकता है दिक्कतें अलग हो। यहाँ पे ये समझने की बात है कि हो सकता है छोटे शहरों की जो दिक्कतें हो वो बड़े शहरों से मेल ना खाए। तो जैसे छोटे शहरों में बहुत ज्यादा, एक मैंने ये देखा है कि वहाँ पे ईंट भट्टे बहुत लग जाते हैं, जैसे गाँव में, कस्बों में, क्योंकि पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड को उन्होंने इस तरीके से वश में कर रखा होता है कि वो जान के भी नहीं कह पाते या वो जानबूझ के नहीं कहना चाहते, ठीक है। तो ऐसे में, और वहाँ पे एग्रीकल्चर लैंड है तो दबा के मिट्टी है, तो बस क्या करना है, एक भट्टी ही तो लगानी है। करेक्ट। तो एक 30 मीटर का भी वो नहीं करा, उन्होंने चिमनी नहीं लगाई, 20 मीटर की चिमनी लगाई और आसपास वो करने लगे। अब उसके पास ही एक स्कूल है। हाँ, करेक्ट, ठीक है। तो उससे, और या उसके पास कानून ये है कि 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर तक ना रेजिडेंस होना चाहिए ना स्कूल होना चाहिए, अस्पताल नहीं होना। भट्टी से दुर्गंध भी आ रही है और साथ में वहाँ पे कंस्ट्रक्शन, क्योंकि लोडिंग और अनलोडिंग होती है, तो कंस्ट्रक्शन वर्कर भी वहीं रहता है। और छोटे शहरों में एक बड़ी ये भी है कि अवैध निर्माण एक बहुत बड़ा, बिल्कुल, बहुत अवैध निर्माण। मुझे लगता है कि छोटे शहर और बड़े शहर हर जगह का ही ये है, और उस पे भी एनजीटी बिल्कुल उस पे भी एनजीटी है। जी। तो एक तो ये मुद्दा हो गया। दूसरा, आपका कई फैक्ट्रीज लग जाती है, क्योंकि छोटे शहरों में क्या होता है कि लोगों को ज़्यादा कुछ जगह ज़्यादा होती है तो कोई किसी से कंसर्न नहीं रखता है। तो मालूम पड़ा कि एक गांव है, उसके 5 किलोमीटर के अंदर अंदर 3-4 फैक्ट्री लगी हुई है और वहाँ से धुआं उठ रहा है। तो अब पता लगता है कि वो फैक्ट्री टोटली इलीगल चल रही है। और बस वो उसको मालूम है जिसका खेत है, क्योंकि खेत तो वो ले लेता है, बड़ा आदमी सेठ खेत ले लेता है, खरीद लेता है। खरीद नहीं लेता तो उसका जो मंथली किराया देता है, तो उसने अगर किसान को 1 लाख रुपया या 2 लाख रुपया फसल से आ रहा है, वो 2.5 लाख रुपया ज्यादा देगा और किसान को कुछ करना नहीं है। करेक्ट। तो ऐसे में जो अगल बगल के किसान हैं उनकी भूमि मारी जाती है कि उनका जो पानी है खेत का वो दूसरे में डाल देते हैं, या फिर वो जो मान लीजिए उसने गन्ना फैक्ट्री लगा दी या कोई ऐसी फैक्ट्री लगा दी जो इलीगल लग जाती हैं, तो उससे जो फ्लाई ऐश है
जो ऐश है, जो धुएं के साथ साथ जो एक छोटे छोटे से कण निकलते हैं, वो उनकी फसलों को बर्बाद करे जा रहे हैं, इन्वायरमेंट को भी खराब कर रहे हैं, उनकी फसलों को भी बर्बाद कर रहे हैं, और उससे निकला हुआ जो गंदा फ्लूइड है, रासायनिक फ्लूइड है, वो उनकी उस प्रॉक्सिमिटी में पूरा उस पानी को भी खराब कर रहा है। बेसिकली वो मिट्टी को खराब कर और जब सॉइल कंटेमिनेट होती है तो ये सॉइल कंटेमिनेशन का इशू है। तो जो सॉइल कंटेमिनेट होगी तो उसकी फसल पे असर पड़ता है। तो एक ये प्रॉब्लम हो गई। दूसरा मैंने आपको फैक्ट्रीज का बताया, तीसरा आपको ये घर का बता दिया, चौथा आपको मैंने एक ये एग्जांपल दिया था जो ईंट भट्टों का। तो ऐसे बहुत सारे इश्यूज हैं जो कि और सबसे जो इंटरेस्टिंग बात है वो ये है कि क्योंकि लोगों को मालूम नहीं होता कि कहाँ जाएं, तो वो आपके माध्यम से, क्योंकि जिस अच्छे कॉज के लिए आप काम कर रहे हैं, आपके माध्यम से फिर वो अपनी आवाज को बुलंद कर सकते हैं। करेक्ट। मुझे गौरव जी बताइए, क्या मतलब कितना फीजिबल ये बात रहती है कि एक आम आदमी नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल जैसी जगह पे पहुंचना, हर तरह का व्यक्ति है, गांव देहातों में रह रहा है, तो वो कैसे अपने आप को अप्रोच करे? क्या आपके पास क्या तरीका होता है वैसे एनजीटी पहुंचने का? एनजीटी पहुंचने का एक ही तरीका है कि आप कोर्ट के माध्यम से अपील करें, मतलब एप्लीकेशन लगाएं। करेक्ट। तो जो सेक्शन 14 है हमारा एनजीटी का एक एक्ट है, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल एक्ट 2010, उसमें प्रावधान दिए गए हैं कि किस तरीके से पिटीशन बनेगी, किस तरीके से उसकी सुनवाई होगी, कितनी कोर्ट फीस लगेगी, कौन अपीयर करेगा, वो पूरा एक पूरा लिखित कोडिफाइड एक लॉ है। ठीक है। तो सेक्शन 14 इंपॉर्टेंट है। उसमें आपके दो तरीके की चीजें हो जाती हैं कि सेक्शन 14 और सेक्शन 16। सेक्शन 14 में एप्लीकेशन फाइल करते हैं, जैसे हमने आपको बताया अभी, जैसे हमारी आपकी बात हुई कि भाई किसी को कोई परेशानी आ रही है, ठीक है, कि उसके बगल में इंडस्ट्री चल रही है और जबकि वो रेजिडेंस एरिया है, तो वो और ये बहुत कॉमन है, ठीक है, क्योंकि हमारे देश में सब चीज एक ऑल इज वेल का जो कंसेप्ट है वो हर जगह अपना लिया जाता है कि उसको ये लगता है मैं सही तो कर रहा हूँ, और कहीं दिक्कत आती है तो आज के समय में सबसे बढ़िया है वो पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड में फोन करेगा, पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड वाले विटामिन एम ले लेंगे। विटामिन एम एक ऐसा विटामिन है जिसके बाद कुछ होता ही नहीं। विटामिन एम का मतलब पैसा की बात हो रही है, और ये हमारे यहाँ तो कल्चर में है, क्योंकि लोगों को लगता है कि साहब कुछ होना तो है नहीं, जो आएंगे अधिकारी पैसा लेके चले जाएंगे। तो नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल एक सशक्त माध्यम है। जी बिल्कुल। तो वो किस तरह की कार्रवाई कर सकता है? देखिए, इसमें ऑब्वियसली अगर आपकी पेटिशन जेन्युइन है, आपने सही आपका केस है, तो वो डेफिनेटली बंद तो होना ही होना है। उसके ऊपर फिर एनवायरमेंटल कंपनसेशन का भी एक प्रावधान है। तो कई बार ऐसा गया है कि कई जो कॉर्पोरेट्स है उन्होंने ऐसा इलीगल काम करा है और बहुत जबरदस्त उनके ऊपर कई करोड़ों का आप कह सकते हैं एनवायरमेंटल कंपनसेशन उनके ऊपर लगा है। ओके। तो नहीं, ये यहाँ तक तो कॉर्पोरेट की बड़ी फैक्ट्रीज की बात तो समझ में आती है, लेकिन इंडिविजुअल पर भी किस तरह की पेनलाइज कार्रवाई? बिल्कुल, वो तो जो फॉर्मूला ऐसा तो हो नहीं सकता ना हमारे देश में कि फॉर्मूले अलग अलग हों। एक फॉर्मूला है, चाहे फिर वो इंडिविजुअल के ऊपर भी कई करोड़ों की पेनल्टी लगी है। अच्छा। तो वो तो डिपेंड करता है कि वो उस फॉर्मूले में फिट बैठ रहा है नहीं बैठ रहा है। तो वाटर एक्ट के लिए सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड का एक फॉर्मूला है जिसके हिसाब से एनवायरमेंटल कंपनसेशन आएगा। एयर के लिए वहाँ पे सीपीसीबी का एक सीपीसीबी माने कि सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड जिसे कहते हैं। तो ऐसे ही फॉर्मूले हैं। फॉर्मूले मीन्स पूरा एक मैथमेटिक्स है, उसके हिसाब से कैलकुलेट करा जाता है कि कितना लॉस हुआ है और फिर उसके हिसाब से ही फिर उसको आगे बढ़ा के उतना ही कहते हैं आप कंपनसेशन पेनल्टी कह सकते हैं, एनवायरमेंटल पेनल्टी लगती है। और वो फिर चाहे वो कॉर्पोरेट के ऊपर लगे चाहे फिर वो। तो ये केवल आर्थिक रूप से रहती है या जेल टर्म जैसा भी कोई अधिकार है एनजीटी? बिल्कुल है। अच्छा। जेल भी होती है। इवन सेक्शन 15 है एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट का, उसमें बाकायदा लिखा हुआ है 6 महीने तक की जेल है। ओके। ठीक है। तो एफआईआर होती है, मेरे कई केसों में हमने एफआईआर कराई है। तो ये कंसर्न थाने में ही, लोकल थाने में ही? हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। एनजीटी आदेश करता है कि भैया इस आदमी के ऊपर एफआईआर करी जाए, वो एफआईआर होती है और फिर उसी के फिर एक क्या कहते हैं एफआईआर जैसे फिर कोर्ट में केस लड़ा जाता है उसी तरीके से लड़ा जाता है। ठीक है। ये एनजीटी में थोड़ा सा ये बताएंगे गौरव सर कि इस पूरी प्रक्रिया को करने में क्या समय अवधि लगती है, और क्या स्पेशलाइज्ड एनजीटी के लिए ही वकील, जैसे आप बहुत साल से एनजीटी में काम कर रहे हैं, तो क्या एक आम वकील भी एनजीटी में अपेयर हो सकता है? मतलब एक आम क्लाइंट की तरह वो किसी को भी वकील को ले जाए, खड़ा कर दे, या जिसने नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के पूरे बाकायदा एक्ट को पढ़ा हो, केसेस किए, उसी को ले जाना बेहतर है? देखिए, ये डिसाइड करने वाला वही है जिसको केस करना है। मगर
अब मैं यहाँ पे फिर इस तरीके से रखूंगा, बेटर क्या होगा कि अगर आपको बुखार है या आप ऐसे समझ लीजिए आपके किसी बंदे को कैंसर है, तो वो नाक का नाक गले के डॉक्टर के पास जाएगा या उस डॉक्टर के पास जाएगा जिसको कैंसर का ट्रीटमेंट आता है। जी। तो मेरी जितना मानना है कि हर फील्ड का अपना एक एक्सपर्ट होता है, और मैं हमेशा मानता हूँ इस चीज़ को कि उस एक्सपर्ट के पास जाके शायद हमें ज़्यादा एक चीज़ें हासिल हो पाती हैं। नहीं, जनरली लोगों को ये होता है कि एनजीटी में करने के लिए भी कोई स्पेसिफिक लॉयर्स तो साहब होंगे नहीं, जो मुकदमे सिविल के कर रहे हैं या क्रिमिनल कर रहे हैं वही एनजीटी में पेश हो जाएं। देखिए ये पुरानी सोच है। हाँ, ठीक है, यहाँ पे फर्क है। हम जैसे जैसे आगे बढ़ते जाते हैं हमारी सोच डेवलप होती जाती है। तो अगर मैं हूँ, अगर मुझे कोई केस करना है और एनजीटी में करना है, तो मैं यही चाहूँगा, और मैं आम आदमी हूँ, है ना, जिसको मुझे कुछ इल्म नहीं है। क्योंकि क्या होगा कभी कभी कि मान लीजिए आपने अपना मुद्दा तो दे दिया और वो उस तरीके से शायद प्रस्तुति ना कर पाए, मैं किसी के ऊपर दोष या प्रत्यारोप, मैं समझ रहा हूँ वो सब आप ये कहना चाह रहे हैं वो बड़ा स्पेशलाइजेशन एरिया है और व्यापक भी हुआ है जी। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के बारे में और मेरा वीडियो बनाने का एक और भी कारण है कि एनजीटी ने जो अपना दायरा है वो बहुत बढ़ाया है, और ये केवल इशू कॉरपोरेट नहीं है, बड़े फैक्ट्रीज का इशू नहीं है, ये आम लोगों तक उनको साफ पानी, उनको साफ हवा और ध्वनि कम हो, नॉइस पोल्यूशन कम हो, उसके लिए भी काम कर रहा है। तो हर एक व्यक्ति उसमें जा सकता है। गौरव सर, मुझे ये बताइए कि आपका जो अनुभव है इतने साल में, किस तरह के मुकदमे केसेस आपने किए इस दौरान? देखिए मेरा जो हमेशा से, मैं एनजीटी से पहले भी थोड़ा एक्टिविज्म में ज़्यादा था जी। तो हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में, तो वो सोच वहाँ से डेवलप हुई। एनजीटी तो बाद में आया। एनजीटी में मैं 2011 से चालू हुआ एनजीटी, और मैं 2009 का मेरा क्या कहते हैं रजिस्ट्रेशन है। तो मैंने एक चीज़, और शुरू से ही जब से आए तो कुछ इस तरीके से आप कह सकते हैं कि रास्ता बनता चला गया कि एक्टिविज्म की ओर ज़्यादा चले गए। तो वहाँ से जब हम एनजीटी में आए तो ये चीज़ें आई कि भाई हम क्या चीज़ें उठा सकते हैं, और क्या तो मुद्दे जो रहे वो हमेशा से ये रहे कि ऐसा मुद्दा पकड़ना है या ऐसे मुद्दे पे काम करना है जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को उसका रिलीफ पहुंचे। तो अब ऐसे ओखला बर्ड सेंचुरी का एक मुद्दा था, मुझे बहुत अच्छे से ध्यान है, मेरा पहला केस ओखला बर्ड सेंचुरी का था, और वो अपने आप में एक, मतलब अगर आप बात करें तो शायद वो इतिहास है आज के टाइम पे। लोग आज भी वो ओखला बर्ड सेंचुरी को याद करते हैं कि यार वो एनजीटी का एक नाम लिया जाता है तो ओखला बर्ड। अगर अच्छे केसों की बात करी जाए तो यमुना का जो यमुना से रिलेटेड प्रदूषण के साथ साथ ओखला बर्ड सेंचुरी, क्योंकि उस टाइम पे एक मुहिम छिड़ गई थी कि कैसे अपने वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज को, अपनी बर्ड सेंचुरीज को बचाना है। तो एक वो बहुत अच्छा मुद्दा था, और मतलब आप कह सकते हैं कि भाग्यवश वो मेरा पहला केस था। और उसके बाद फिर मैंने कॉर्बेट पे काफ़ी काम करा। मगर आप जब लोगों की बात करते, क्योंकि यहाँ पे जो आपका जो पूरा का पूरा सोच है इस प्रोग्राम को करने की, वो ये है कि कैसे लोगों तक उनके मुद्दों से रिलेटेड। करेक्ट। तो उसमें मैं ये कह सकता हूँ कि जो हमने केस करे, कई बार ऐसा हुआ है कि रेजिडेंशियल जोन में फैक्ट्रीज चल रही हैं, तो वो फैक्ट्रीज ऐसा नहीं है कि वो चुपचाप चल रही हैं, वो हर तरीके की लापरवाही हो रही है वहाँ पे, हर तरीके की स्मेल आ रही है। क्योंकि कई बार ऐसा होता था कि मैंने एक केस करा था जहाँ पे वो उसने पूरे घर के अंदर प्रिंटिंग का ही काम कर लिया था, तो और वो कर ही नहीं सकते, तो कमर्शियल एक्टिविटी नहीं हो सकती रेजिडेंशियल एक्टिविटी में, तो वो बिल्कुल गलत था। दूसरा ये था कि लोगों ने अपने घर ग्रीन लैंड पे बना लिए थे। ग्रीन लैंड सरकार जो है वो रखती है कि भाई आप उसको प्रिजर्व करेंगे, क्योंकि हर जगह पॉपुलेशन का कंसेप्ट नहीं होता मास्टर प्लान में। तो कईयों ने दबंगई से या बगैर सरकार की इजाज़त के, जैसे बोर्ड होते हैं डेवलपमेंट बोर्ड, जहाँ अगर गाजियाबाद की है तो जीडीए हो गया, आगरा का है तो एडीए हो गया, नोएडा का है तो नोएडा डेवलपमेंट अथॉरिटी हो गई, और किसी जगह का है तो वहाँ की जो डेवलपमेंट अथॉरिटी है उससे ना हटते हुए, मतलब उससे ना परमिशन लेते हुए कंस्ट्रक्शन कराए, तो वो भी टोटली इलीगल कंस्ट्रक्शन की श्रेणी में आता है। तो ये सब चीज़ें एनजीटी में जो आम आदमी के कंसेप्ट हैं वो ये हैं। या फिर मान लीजिए किसी ने अपने, उसको शौक है तेज आवाज़ में वो बजाने का, क्या कह सकते हैं अपना डीजे, और वो इस बात का ध्यान ही नहीं रखता कि मेरे पड़ोस में भी कोई रह रहा है। तो ऐसी जगह में मान लो वो अपने रात को डीजे बजा के पार्टी करे जा रहा है, और रोजाना का ये
आजकल हमने ये भी देखा कि रेजिडेंस इलाकों में भी मैरिज हॉल वगैरह सब बन गए और रात में 12-12 1-1 बजे तक डीजे बनता रहे। अगल बगल के लोग बड़ा परेशान होते हैं, बुजुर्ग बच्चे बहुत ज्यादा परेशान होते हैं। देखिए ये तो है, ये साथ में गर्भवती महिलाएं जिनके लिए कोई मतलब क्योंकि वो बेटा आया नहीं है, बच्चा आया नहीं है, बेटी आई नहीं है, तो उसका कोई बेसिकली हम मानते नहीं है, मगर गर्भवती महिलाओं पे जितना असर पड़ता है, तो ऑब्वियसली जो वल्नरेबल सेक्शन है अगर इस फील्ड की बात करेंगे तो इस फील्ड में जो वल्नरेबल सेक्शन है, जो मैरिज होम जिनके आसपास है, वो डीजे से ज़्यादा प्रभावित है। नहीं तो साथ में एक और डीजे, जब आप मैरिज होम की बात करते हैं तो वहाँ पे भट्टियाँ लगेंगी डेफिनेटली, तो जब भट्टी लगेगी तो धुआं होगा। करेक्ट। और मोस्टली कानून कई जगह ये है कि जो चिमनी की लंबाई है वो बहुत होनी चाहिए जिससे कि उनके घर तक ना पहुंचे। मगर अब मैं जहाँ रह रहा हूँ गाजियाबाद में, या यहाँ पे जहाँ पे हमारा दिल्ली में ऑफिस है, तो वहाँ पे आप देखेंगे कि यहाँ पे कई जो घरों की लंबाई है, मतलब जो आप कहेंगे वो 7 मंजिला भी हैं, 10 मंजिला भी हैं, और अगर आप सोसाइटीज़ की बात करेंगे तो वो 30-30 मंजिला सोसाइटीज़ हैं, और बराबर में ही होम है, मैरिज हॉल है। तो जो धुआं निकल रहा है तो वो इस तरीके से निकल रहा है कि वो उनकी खिड़की पे जाके रुक रहा है, तो वो सारा का सारा धुआं। ऐसे ही एक बहुत अच्छा केस आया था मेरे पास कि एक जो आपकी ईंट भट्टा फैक्ट्री है, जो यहाँ पे ईंटें बनती हैं, तो वो जो उसकी लंबाई थी, वो जो माला था वो 23 माले का या 24 माले की बिल्डिंग थी, और उतनी ही बड़ी वो चिमनी थी। चिमनी थोड़ी सी बल्कि छोटी ही थी, तो जो धुआं था वो उसकी घर के अंदर आ रहा था, तो उसने स्पेसिफिकली खिड़की लगवाई थी वहाँ पे। तो हमने कहा था आप खिड़की ना लगवाएं, आप उल्टा पकड़ रहे हैं, फिर आप इसको हटवाएं, वो जरूरी है। तो फिर वो हटवाया गया था। अच्छा, उसमें आपको सक्सेस मिली, बहुत अच्छा। निश्चित रूप से तो ये जो आम आदमी के लिए ऐसा नहीं है कि नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल में आप सोचते हो। एक मेरा अंतिम, जो कि मैंने बीच में आपसे पूछा भी था, एक थोड़ा सा समय अवधि कितना लग जाता है इन केसेस को करने में? देखिए डिपेंड करता है कि कॉम्प्लेक्सिटी आ रही नहीं आ रही है। अगर सब कुछ साफ साफ है, साफ साफ मीन्स अगर मुझे लगता है, जैसे मान लीजिए आप मेरे पास आए, आप कहते हैं कि साहब ये गलत चल रहा है, और आप मुझे डॉक्यूमेंट देते हैं, तो ऑब्वियसली मेरा हमेशा ये कहना रहता है कि ये 2 या 3 हियरिंग का काम है। फिर तो क्योंकि दूसरे पक्ष से जवाब लिया जाएगा जब मेरे पास सारे प्रूफ है। कभी कभी क्या होता है कि लोगों को ये तो मालूम होता है कि गलत हो रहा है, मगर उनके पास डॉक्यूमेंट्स नहीं होते, तो हमारा फिर एक अलग तरीका होता है उसमें। हम कहते हैं कि भाई आप अपने जाके रिप्रेजेंटेशन दीजिए, हम उसकी रिप्रेजेंटेशन बनाने में भी हेल्प करते हैं। उससे ये कहते हैं कि भाई आप यहाँ पे ये फाइल करिए, किस अथॉरिटी से क्या पेपर सीक करने हैं उसकी भी आप लोग मदद कर देते हैं। तो फिर वहां पे उस तरीके से काम करके उनकी पूरी हेल्प करके तो केस को एनजीटी में डिस्पोजल को लेकर, जल्दी डिस्पोजल को लेकर अभी कुछ हुआ है? देखिए मान के चलिए आज का जो समय चल रहा है आपका, कि ज्यादा कॉम्प्लेक्सिटीज नहीं है, तो 4 से 5 महीने में आपका केस का निस्तारण हो जाता है। और जो बहुत बड़ी अचीवमेंट भी है, क्योंकि पहली डेट में फाइल गई, दूसरी डेट में एफिडेविट आया दूसरी पार्टी से, और तीसरी डेट में कोर्ट ने। तो लिटिगेशन कितना है एनजीटी पे, भार कितना है? अभी इस तरीके का भार है कि आपके केसेस बड़ी जल्दी निपट रहे हैं। तो उस तरीके, जैसे आपके यहाँ सुप्रीम कोर्ट का है, सुप्रीम कोर्ट पे बहुत जबरदस्त भार है कि 200-300 मैटर रोजाना, वो स्थिति अभी एनजीटी की नहीं है। और यही कारण था कि एनजीटी बनाया गया, कि एक तो बर्डन हटेगा, और क्योंकि यहाँ पे एक्सपर्ट भी हैं। एक इम्पॉर्टेंट चीज ये है कि हो सकता है जज उस बारे में ना जानते हो, मगर वो एक्सपर्ट ने अपना जीवन बिता दिया उस चीज पे। तो क्या मैं अगर सपोज करिए दिल्ली से गोरखपुर में बैठा हुआ व्यक्ति है, या सुदूर बैठा है 500, 700, 800 किलोमीटर, तो क्या एनजीटी में उसे दायर करने के लिए कंप्लीट दिल्ली आना पड़ेगा, या क्या तरीका क्या होगा? देखिए अगर वो उत्तर प्रदेश में बैठा हुआ, हाँ उत्तर प्रदेश या कहीं भी देश का कहीं भी बैठो, मैं मिजोरम के केसेस कर रहा हूँ आज के टाइम पे, और कहीं आना जाना नहीं पड़ता है। अच्छा क्योंकि हमारे लिए ये एक वीसी के थ्रू हम कर लेते हैं, तो मैंने कई केसेस अभी ऐसे करे जो मिजोरम से रिलेटेड थे, और बड़े अच्छे उसमें ऑर्डर्स भी हुए। तो वो एक बड़ा अच्छा एक, क्योंकि आज के टाइम में सुप्रीम कोर्ट का भी पूरा का पूरा एक प्रयास है, और सरकार भी इस पे काम कर रही है कि सस्ता और सुलभ न्याय मिले। तो वो कैसे मिल सकता है? तो सस्ते में सरकार पैसे तो नहीं दे सकती आपकी तरफ से वकील को, मगर वो इस तरीके से कि भाई वीसी का ऑप्शन एक है, तो वहां से वीसी जनरेट हो जाता है, हम केस कर देते हैं। ऐसे ही जहाँ पे आप बात कर रहे हैं कि आप मान लीजिए अब आपने पूछा कि क्या उस बंदे को आना पड़ेगा, तो ये डिपेंड करता है कि क्या हमें जरूरत है उनको बुलाने की या नहीं। ऐसा नहीं है कि अब मेरे पास अगर मान लो आप, अच्छा बहुत से मामलों में आप लोग डॉक्यूमेंट्स मंगवा लेते होंगे, वकालतनामा साइन करके मंगवा लेते हो, और यहाँ से ऑनलाइन आप लोग फाइल कर देते हैं, और इसके बाद केस की हियरिंग कर देते हैं। ओह ग्रेट,
ये तो बहुत अच्छा है। और कोविड के बाद इस तरह की टेक्नोलॉजी तमाम अदालतों ने स्वीकार करी है। और नेशनल ग्रैंड ट्रिब्यूनल के बारे में जैसा आपने कहा कि डिस्पोजल इसलिए ज़्यादा है, एक तो बर्डन कम है, दूसरा विशेषज्ञ है उस मामले के। अब जहाँ तक सुप्रीम कोर्ट की बात है, एक लंबा, क्योंकि बहुत ज़्यादा मैटर है इसलिए बहुत ज़्यादा लगते भी हैं, उनका डिस्पोजल भी लास्ट होता है। एक और चीज़ जी 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 मुझे बहुत अच्छा हुआ आपने, बताइए। क्योंकि यहाँ पे कभी कभी ये भी बात आती है कि क्या हाई कोर्ट जाना चाहिए या एनजीटी एनजीटी जाना चाहिए, करेक्ट ठीक है, ये है। आपका क्योंकि सही है। कई बार ऐसा होता है कि जो लॉयर है, लॉयर 2 मिनट के लॉयर ना भी हों, एक जनरल परसेप्शन है ये तो हाई कोर्ट में भी डल सकता था, बिल्कुल हाई कोर्ट में डल सकता, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, मगर वहां पे जो आपका समय होगा वो बहुत ज्यादा लगेगा, तो उस चीज से आप बच जाएंगे। और अच्छा, एक और चीज जो अच्छी है कि हाई कोर्ट की भी अपील सुप्रीम कोर्ट है और एनजीटी की भी अपील सुप्रीम कोर्ट है, तो वो हाई कोर्ट के समकक्ष एक एनजीटी को खड़ा करा गया है। करेक्ट। तो मेरा हमेशा मानना होता है कि क्योंकि और वहां पे एक्सपर्ट मेंबर भी है, और अगर आपका केस जेन्युइन है तो डेफिनेटली एक्सपर्ट मेंबर विल गो विद यू, मतलब वो ऑब्वियसली कहेगा ये गलत हो रहा है, कानून तो कह ही रहा है, साथ में एक्सपर्ट मेंबर भी कहेंगे। तो ये एक बड़ी अच्छी चीज है कि हाई कोर्ट के समकक्ष एक बॉडी खड़ी कर दी गई है, न्यायिक प्रणाली बना दी गई है, जिसमें कि आप अपनी जो पानी से रिलेटेड, हवा से रिलेटेड, ध्वनि से रिलेटेड, जलवायु से रिलेटेड, वन्य जीव से रिलेटेड, एनवायरनमेंट से रिलेटेड, फ्लोरा फौना, बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, बायोडाइवर्सिटी, मतलब एनवायरनमेंट, इकोलॉजी, इतनी सारी चीज़ें, उनके मुद्दे आप उठा सकते हैं। और वहाँ पे जजेस, सुप्रीम कोर्ट के जज या हाई कोर्ट के रिटायर्ड जजेस रहते हैं, साथ में देश के ऐसे लोग जो कि उस क्षेत्र में काम कर चुके हैं वो रहते हैं, और वो एक्सपर्ट की तरह जज को सपोर्ट करते हैं। बहुत 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 शुक्रिया गौरव जी, आपसे बहुत कुछ जानने को मिला। निश्चित रूप से मैं एनजीटी का मैं बहुत लिमिटेड स्कोप समझता था, लेकिन गौरव जी ने तो बताया बहुत लंबा स्कोप है और कैसे आम आदमी से नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल जुड़ा है। आपने गौरव जी को सुना, फिर भी आपके मन में कोई प्रश्न रह जाता है तो लगातार आप देख रहे हैं इस हमारा नंबर चल रहा, ईमेल चल रहा और वेबसाइट चल रही है, तो आप इस नंबर पे जाके कॉल कर सकते हैं या हमारी वेबसाइट के थ्रू गौरव बंसल जी से आपके कोई भी प्रश्न है उनको पूछ सकते हैं। फिलहाल के लिए नमस्कार, धन्यवाद दर्शक। लीगल रिपोर्टर के सभी वीडियो को देखने के लिए लीगल रिपोर्टर को सब्सक्राइब करके बेल आइकन बटन जरूर दबाएं।